जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के क्षेत्र में पेपर नंबर 3। दोस्तों पेपर नंबर 3 के अंतर्गत वीडियो नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं और जो पेपर नंबर 3 है ये भाषा और संप्रेषण है। दोस्तों पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 होगा भाषा। भाषा क्या कहलाता है, पहला यूनिट जो था उसमें हम लोगों ने देखा संप्रेषण, यानी संप्रेषण के बारे में पूर्ण रूपेण हम लोगों ने देखा कि संप्रेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा, महत्व इत्यादि सारे जितने टॉपिक जो एग्जाम से रिलेटेड थे कंप्लीट किया। आज भाषा से संबंधित जो भी टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाले हैं ये सारे हम टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों भाषा क्या होता है, आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे भाषा क्या होता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाओं और ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो या संकेत के रूप में हो। यानी भाषा वह विद्या है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे बोल करके हो, लिख करके हो या संकेत के माध्यम से। बोलने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये एक भाषा के माध्यम से आपके पास पहुँच रही है। लिख करके मतलब जो लेटर हुआ, ईमेल हुआ या व्हाट्सएप हुआ, ये सब लिखित भाषा हो गया। और ये सांकेतिक हो गया दोस्तों। सांकेतिक भाषा जो दृष्टि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा, या जैसे रोड पर संकेत बनाया हुआ होता है कि आगे विद्यालय है, आगे धीमे चलें, आगे अंधा मोड़ है, इत्यादि सारे जो संकेत के रूप में होता है और सांकेतिक भाषा भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों भाषा की परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो भाषा एक संचरित प्रणाली है जो ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रयोग की जाती है, ये भाषा होती है। दोस्तों भाषा के प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा का महत्व, अब भाषा के महत्व को देख लेते हैं कि भाषा का आखिर महत्व क्या है। भाषा का मनुष्य को संवाद करने, ज्ञान प्राप्त करने और संस्कृत को समझने में मदद करती है। भाषा का विकास दोस्तों, भाषा समय के साथ विकसित होती है और हर समाज की अपनी भाषा होती है, यानी हर एक समाज की अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा और संस्कृति के अंतर्गत जो हेडिंग है इसमें भाषा किसी समाज की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह संस्कृति को व्यक्त करने और बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों अब इसी क्रम में भाषा के कार्य, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं पेपर में, ठीक है। भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा दीजिए और भाषा के कार्य एवं महत्व को बताइए, ठीक है। दोस्तों भाषा के क्या कार्य क्या हैं, जैसे मान लीजिए कि हर एक, जैसे सूर्य क्या करता है, ये प्रकाश देता है हमें, और क्या गर्मी देता है, चंद्रमा, पृथ्वी, जो इत्यादि सारे चीज़ हैं या कुछ उस तरीके से, तो उनका क्या कार्य है। तो इसी तरीके से भाषा को देखेंगे दोस्तों, भाषा का क्या कार्य, आखिर भाषा क्यों बना है, भाषा का काम क्या है इस दुनिया में, इस विश्व में। तो भाषा का काम है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपने अंदर जो चल रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप समझ करके रिप्लाई देते हैं, ये संप्रेषण हो गया, यानी कम्युनिकेशन होगा, जो कि पहला यूनिट में हम लोगों ने देखा, ठीक है दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया, दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामाजिक अंतःक्रिया करता है, किसके द्वारा, तो भाषा के द्वारा। भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब दोस्तों हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति, एक दूसरे के सामने हम विचार करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो भावनात्मक अभिव्यक्ति हो गई। विचारों का साधन, हम अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का एक साधन होता है भाषा। भाषा का ये कार्य हो गया। अब पहचान की अभिव्यक्ति, भाषा के द्वारा हम पहचान करते हैं, भाषा के द्वारा हम पहचान करने की अभिव्यक्ति, आज़ादी होती है। तथ्यों का संकलन, दोस्तों तथ्यों का संकलन, जैसे मान लीजिए कि कोई विज्ञान का बुक है या कोई बुक है, उसमें कौन सा तथ्य लिखा है, क्या तथ्य लिखे गए हैं, इत्यादि के बारे में हमें भाषा के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविकता का नियंत्रण। दोस्तों भाषा का कार्य एक ये भी है कि वास्तविकता का नियंत्रण भी करता है, जो कि भाषा के माध्यम से होता है।
दोस्तों भाषा के अन्य कार्य, जैसे अभी तो भाषा के 7 प्रकार के हम लोग कार्य देखे, और जो कार्य हैं अन्य कार्य। सूचनात्मक, भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के जो अन्य कार्य, भाषा का क्या कार्य है, तो हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कल्पनात्मक, भाषा के माध्यम से व्यक्ति या बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है। नेक्स्ट है साधनात्मक, भाषा का प्रयोग हम व्यक्ति या बालक को पढ़ाने में प्रयोग करते हैं, इस प्रकार यह एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें है कि रेगुलेटरी के रूप में भाषा के द्वारा व्यक्ति का बालक दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण अथवा व्यवहार नियंत्रित करता है। और लास्ट है भाषा के कार्य के अंतर्गत स्वतः शोध, इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति या बालक विभिन्न घटनाओं, तथ्यों अथवा विषय वस्तु के बारे में पता लगाता है। इस प्रक्रिया में वह भाषा के माध्यम से बनता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसके अंतर्गत अभी हमने पेपर नंबर 1 कंफर्म करा दिया है। 9 वीडियो में पेपर नंबर 1 कंप्लीट हम कराया था, जो कि पेपर आपका दिव्यांगता का परिचय था। दूसरा जो पेपर था दोस्तों उसके अंतर्गत भी तीन वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा पेपर हम लोग चला रहे हैं, और तीसरा पेपर में ये तीसरा वीडियो ये है, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। जैसे ही ये 6 पेपर आपका कंप्लीट होता है वैसे ही PYQ आपको करा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे कि आप कंफर्म आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण सही हो जाएगी। अब दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अभी हम लोगों ने क्या देखा, भाषा क्या होता है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के कार्य क्या क्या हैं। अब भाषा के सिद्धांत, दोस्तों जो भाषा होती है उसके सिद्धांत क्या हो सकता है कि आपसे ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इस सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से जानकारी करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं? भाषा शिक्षण शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम सभी को पता है कि श्रवण बाधित बालक का भाषा विकास अवरुद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रवण दिव्यांग बच्चे होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं तो उनका जो भाषा होता है ये अवरुद्ध होता है। उसमें जो भाषा होती है, भाषा के माध्यम से उनको हम पढ़ाने का और सब आगे समाज के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। भाषा श्रवण बाधित बच्चों के लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा से संबंधित अनेक विद्वानों ने कुछ सुझाव दिए, नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें भाषा शिक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक शिक्षक के से यह अपेक्षा की जाती है कि वह श्रवण बाधित बच्चों को भाषा शिक्षण कराते समय इन सिद्धांतों का भलीभांति पालन करें, जिससे कि उसका भाषा शिक्षण प्रभावशाली हो सके और श्रवण बाधित बच्चों के भाषा संबंधित अधिगम अधिक से अधिक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो श्रवण दिव्यांग बच्चे हैं, श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए भाषा शिक्षण का सिद्धांत कुछ अपनाया गया है, कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि जितने भी टीचर हैं उन बच्चों को पढ़ाते समय इन सिद्धांतों का पालन करें। पहला क्या है, बहुज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। बहुज्ञानेंद्रिय दोस्तों हम लोगों को पता है कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो क्या वो सुन रहा है, तो दोस्तों उसको जो हमें पढ़ाना है वो सुनना, स्पर्श कराना और इत्यादि के माध्यम से जो 4 ज्ञानेंद्रियां बच रहे उसका भरपूर मात्रा में हमें उपयोग करना है, ताकि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। कहने का मतलब ये है कि बहु ज्ञानेंद्रिय, जितनी ज्ञानेंद्रियां बची हैं उन सारे ज्ञानेंद्रियों का उस बच्चे पर प्रभाव पड़े और अच्छी तरीके से उपयोग करके उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर सुन बोल नहीं सकता है तो जो भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य है उसे जितना जल्द हो सके, क्रिटिकल पीरियड दोस्तों पेपर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक क्रिटिकल पीरियड होता है। आपसे 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है कि क्रिटिकल पीरियड क्या है, क्रिटिकल एज क्या है, ठीक है। तो क्रिटिकल एज जो 0 से 5 वर्ष होता है, इसमें बच्चा कोरा पेपर के समान होता है और उसको जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए वो एक अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। तो उस एज में हमें बच्चों में भाषा डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, यानी लेट नहीं करना चाहिए। शीघ्र पहचान करके शीघ्र हस्तक्षेपण जो था ना, उसी तरीके से हम लोगों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द कार्य शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर, बालक को अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक भाषा सिखाई जानी चाहिए। यानी बालक को, जो बालक है
हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको हमें लाभदायक और महत्वपूर्ण भाषा के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा का भरपूर मात्रा में उपयोग करके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थपूर्ण स्थिति और संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए। जो हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के सामने, जो भी शब्द, भाषा इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं वो एक अर्थपूर्ण स्थिति और संदर्भ युक्त होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा को साधन समझना चाहिए न कि साध्य। दोस्तों भाषा एक साधन है, इसको हमें साधन के रूप में समझना चाहिए कि इस साधन के द्वारा हम बच्चे को, जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बाइक है तो बाइक एक साधन है। बाइक किस चीज़ का साधन है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साधन है। किससे हम जाते हैं तो बाइक से। तो उसी तरीके से एक व्यक्ति में भाषा डेवलप करने के लिए भाषा एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। भाषा सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि क्लासरूम का परिणाम। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भाषा ये नहीं है कि केवल क्लासरूम में ही सिखाया जाएगा। भाषा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बच्चे को समाज में भाषा सिखाना चाहिए, जहाँ जा रहा है वहीं से वो उसको भाषा डेवलप कराना चाहिए, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। भाषा विकास करते समय बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपकी रुचि नहीं है, अभी आप ये जो पेपर देख रहे हैं इसमें अगर रुचि नहीं लेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये भाषा के सिद्धांत। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं भाषा शिक्षण की पद्धति। भाषा शिक्षण की कुछ पद्धतियां हैं जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। आपसे ये पद्धतियां जरूर, स्ट्रक्चर मेथड, यानी कितने भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे, बल्कि ना होगा तो ये 3-4 पद्धतियां हैं। ये सारे पद्धतियां को एक हेडिंग लिख करके इसमें कुछ अंदर आप लिख लीजिएगा। भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ यानी संरचनात्मक पद्धति। संरचनात्मक पद्धति के अंतर्गत दोस्तों देखिए ये 3 पद्धतियां हैं, आप तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। पहला है संरचनात्मक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और संयुक्त पद्धति। स्ट्रक्चर मेथड, नेचुरल मेथड और कम्बिनेड मेथड, संयुक्त, कंबाइंड या मेथड, संयुक्त मेथड, ये सारे हो गए। ठीक है। अब दोस्तों संरचनात्मक पद्धति, संरचनात्मक से आप क्या समझते हैं? संरचनात्मक, संरचना करना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है। किसी चीज़ की संरचना करना, जैसे जो हम सभी होता है ना कि प्राकृतिक की संरचना भगवान ने किया है, तो उसी तरीके से भाषा के अंतर्गत जो अभी भाषा की पद्धति होती है उसमें पहला है संरचनात्मक पद्धति। ठीक है। संरचनात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति के अनुसार भाषा सिखाई जाने वाली है। इस पद्धति में बच्चे को भाषा स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से सिखाई जाती है। संरचनात्मक विधि में स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को भाषा सिखाई जाती है। संरचनात्मक पद्धति की निम्नलिखित विशेषता है। ये कौन कौन सी विशेषता है दोस्तों? योजनाबद्ध क्रियाकलापों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। योजनाबद्ध, कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो वो सफलता को जरूर परिणाम देता है, यानी सफल होता है। व्याकरणीय शिक्षण में विश्वास रखना, व्याकरणीय नियम पैटर्न बच्चों को बताए जाते हैं। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति यानी नेचुरल मेथड क्या है? प्राकृतिक पद्धति का यह माने, कहने का मतलब दोस्तों ये प्राकृतिक पद्धति का मतलब ये है, आप कंफर्म समझिए कि बच्चों को, ठीक है, बच्चा जो है बच्चों को प्रकृति में छोड़ दिया जाता है और प्रकृति के अनुसार वो बच्चा सीखता है, न कि उस पर बाहरी कोई जोड़ नहीं दिया जाता है। प्रकृति के अनुसार ही बच्चा सीखता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मोमबत्ती आप जला रहे हैं, ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि बिजली का तार कटा हुआ है वहाँ बच्चे को छोड़ देंगे चलिए प्राकृतिक सिखाएगा, वहाँ बच्चा नहीं, उस तरीके नहीं। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है और आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा है और ये इसको बार बार लौ को पकड़ रहा है, तो एक बार अगर उसको लौ को अगर बाई चांस वो छू देता है तो उसके बाद वो बात समझ जाएगा कि ये जो लौ है दोस्तों ये जलाती है और इससे दर्द होता है। ठीक है। तो ये प्राकृतिक है, प्रकृति के अनुसार जो सीखता है बच्चा एकदम बिल्कुल नहीं कभी भूलता है, इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों को प्राकृतिक में छोड़ दिया जाता है और प्रकृति के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं। अब संयुक्त पद्धति, संयुक्त का मतलब ये हो गया कि क्रमबद्ध तरीका से, और प्राकृत पद्धति यानी सभी पद्धति को एक साथ मिला करके सॉरी
संयुक्त पद्धति में संरचनात्मक एवं प्राकृतिक पद्धति के दोनों पहलुओं को शामिल करके संयुक्त पद्धति का निर्माण किया गया है। इस पद्धति को 4 भागों में बांटा गया है। जो संयुक्त पद्धति है दोस्तों, इसमें संरचनात्मक पद्धति यानी क्रम बाई क्रम हम बोले थे, और प्राकृत में बोले थे कि ठीक है, प्राकृत के द्वारा जो सीखता है और क्रमबद्ध कर, तो इन दोनों को एक साथ मिला करके ये पद्धति को जो बनाया गया है, ये संयुक्त पद्धति है। इसमें रोचेस्टर विधि है, वाक्यात्मक क्षमताओं और वाक्य रचना के कार्यक्रम का टेस्ट है, उसके बाद मात्र चिंतन विधि। इसके अंतर्गत दोस्तों देखेंगे, और तीसरा चौथा है व्याकरण संरचना एवं शिक्षण का मूल्यांकन। बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी हम लोग देखें। ये हेडिंग अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, संयुक्त पद्धति। संयुक्त पद्धति में ये जो 4 प्रकार के हैं, ये आप याद रखिएगा। रोचेस्टर, ये हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि रोचेस्टर विधि क्या है। वाक्यात्मक क्षमताओं और वाक्य रचना के कार्यक्रम का टेस्ट क्या है। मात्र चिंतन विधि क्या है। ये देखिए इसको ये पूछ देगा, आप लोग ध्यान रखिए। MRM क्या है, ठीक है। MRM क्या है, तो MRM मात्र चिंतन विधि है, मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड है। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए MRM यहाँ आ गया है। MRM मात्र चिंतन विधि, ये अभी हम जो बोल रहे थे MRM यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। MRM क्या है, बैन उडेन 1970 के अनुसार में माता एवं बालक के अंतःक्रिया का गहन अवलोकन करने के बाद एक महत्वपूर्ण विधि को विकसित किया गया, जिसका प्रयोग बधिर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें यह अवलोकन किया कि बालक क्या कहना चाहता है, उस शब्द को बच्चे की माँ पकड़ती है और वह उस शब्द को दोहराने की भूमिका अदा करती है। जैसे एक बालक रो रहा है तो बालक की माँ बच्चे से पूछती है कि भूख लगी है, फिर वही पर जवाब भी देती है दूध पीना है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ से ज़्यादा लगाव रखता है, और जो माँ होती है वो बच्चे की भाषा को समझती है। तो बच्चे की भाषा को ध्यान में रखते हुए जो हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे, ये MRM से संबंधित हो जाए। अब दोस्तों उडेन ने इसी तकनीक का पालन करते हुए विशेष शिक्षक के लिए यह सुझाव दिए हैं कि बालक की भाषा विकास करते समय माँ को किस तरह की भूमिका को अदा करनी चाहिए, और बालक की भाषा विकास के लिए इस तकनीक को प्रभावशाली ढंग से कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो विशेष शिक्षक हम और आप हैं, तो हम लोगों को उडेन जो हैं वो बताते हैं कि माँ की जो भाषा होती है, माँ कैसे पकड़ लेती है, बच्चा कहना क्या चाहता है, वो प्रश्न करती हैं, तो उस तरीके से आपको करना चाहिए, सिखाना चाहिए। दोस्तों MRM से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निम्न चरण हैं, जो कि कौन कौन से हैं। वार्तालाप संबंधित पाठ। दोस्तों वार्तालाप संबंधित पाठ शिक्षक को बच्चों से वार्तालाप करने के लिए उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न अवसरों को प्राप्त करने के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि बालक द्वारा बोले गए शब्द, वाक्य अथवा उसके भाव को सही रूप से भाषा प्रदान करें। आकस्मिक भाषा एवं अलंकारिक भाषा जैसे हाय, शाबाश, कितना सुंदर, वाह का प्रयोग करें एवं बच्चों को इसके बारे में बताएं। कहने का मतलब शाबाशी दें, उसको मोटिवेट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक द्वारा बोले गए शब्द अथवा वाक्य को जरूरत पड़ने पर चित्रवाणी, गुब्बारा एवं कारक चिन्हों का प्रयोग करना सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक और शिक्षक के बीच हुए वार्तालाप एवं संभाषण पर आधारित अभ्यास कराना चाहिए, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करो एवं वाक्य में उत्तर लिखना, सही और गलत बताना, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द एवं शब्दार्थ आदि बताना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मात्र चिंतन विधि के शिक्षण और उदाहरण। मात्र चिंतन विधि के शिक्षण के उदाहरण। तो माँ ने सुबह चिड़िया की आवाज़ सुनी और उन्हें पेड़ पर बैठा देखा। अब माँ अपने बच्चे को चिड़ियों के बारे में बताती है और चिड़ियों से संबंधित सभी बातों को बताने का प्रयास करती है, जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, वह पेड़ों पर बैठती है, दाना खाती है तथा चू चू की आवाज़ निकाल कर सुनाना। इस प्रकार से बच्चे में भाषा का विकास किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब प्रकृति में जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, इसी टॉपिक का, अभी भाषा से संबंधित ही टॉपिक होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। बहुत बड़ा यूनिट था, इसलिए हमने एक छोटा और बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि पेपर में आने वाले हैं। अब भाषा विकास के पूर्व अपेक्षित कौशल, यानी भाषा विकास के पूर्व कुछ
इच्छित कौशल होते हैं, कौन कौन से कौशल होते हैं, उन सारे कौशल को नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, और पुराने होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और पेपर जितना जल्द हो सके उतना जल्दी फाइनल करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, आपकी तैयारी फाइनल हो जाएगी। धन्यवाद।